नमस्कार। चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबास जी। कांग्रेस ने कल अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतारा गया है। वो चौथी बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। केसी वेणुगोपाल को भी चुनाव मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस 2024 का चुनाव बड़ी ताकत के साथ लड़ने की योजना बना रही है। उसके वार रूम में जितनी योजनाएं बन रही है वो इस लिस्ट से पता चलता है। करीब 80% पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए हैं। 39 में से 20 चेहरे नए होंगे। लेकिन इन सबके बावजूद हरियाणा की जो 9 सीटें हैं जिन पे कांग्रेस को अपने कैंडिडेट डिसाइड करने हैं, वो सूची नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हरियाणा को अभी पेंडिंग में रखा गया है। क्या ये वेट एंड वॉच की स्थिति है? दोनों पार्टियां एक दूसरे के कैंडिडेट्स की सूची देखना चाहती हैं, या फिर दोनों पार्टियां इस बार कई नए चेहरों को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 के। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 200 370 और 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है, और कांग्रेस भी चाहती है कि किसी तरह 2019 और 2014 की परफॉर्मेंस को ठीक किया जाए, उसको सुधारा जाए, बेहतर स्थिति में आया जाए। सरकार बनाने के दावे कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे हैं। 5 गारंटियां भी दी गई है राहुल गांधी की ओर से। लेकिन कैंडिडेट्स की गारंटी अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है 9 सीटों पर हरियाणा के। इन सब पर चर्चा करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हरिभूमि अखबार के संपादक महेंद्र पंडित जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी को आप लगातार हरिभूमि यूट्यूब चैनल पर देखते रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं, और हरियाणा की राजनीति की तो मैं कहूं कि नब्ज ये पहचानते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भारतीय जनता आपके पार्टी चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। धन्यवाद। पहले भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आई, लेकिन हरियाणा को लेके अभी शायद मंथन और चलता रहेगा। कम से कम भाजपा नहीं कह रही तो जनता की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि वो बार बार, कल भी दुष्यंत चौटाला से बात हो रही थी तो वो महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे थे कि महाराष्ट्र में भी अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, तो हम लोग भाजपा के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। उनको आज भी यह उम्मीद है कि वो हिसार, भिवानी या सोनीपत में से कोई सीट ले लेंगे भाजपा से और एक अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हालांकि अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मुख्यमंत्री भी कुछ बचाने को तैयार नहीं है, वो बार बार संसदीय बोर्ड पर छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर बात कांग्रेस की है। कांग्रेस के 320 लोगों ने 9 सीटों के लिए आवेदन कर रखा है, और उसमें हैरानी की बात यह भी है कि उसमें दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के उम्मीदवार है, उन्होंने आवेदन नहीं किया है। गुड़गांवा से कैप्टन अजय यादव ने भी कोई आवेदन नहीं किया है। तो 320 इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं। लेकिन कांग्रेस की जो 40 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें एक खास बात बड़ी नजर आ रही है। हरियाणा जो नेता ये कह रहे थे, कुमारी सीट है, वो हुड्डा थे कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बघेल और वेणुगोपाल को मैदान में उतार करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जितने भी बड़े नेता हैं उनको मैदान में आना पड़ेगा। तो इस लिस्ट को देख करके भूपेंद्र हुड्डा भी सनसनाए हुए हैं कि उन्हें सोनीपत के मैदान में दोबारा सकता है। कुमारी शैलजा अंबाला की बजाय सरसा भिजवाती है। अभी तक तो बदला है, उम्मीद है कि अगले 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी सामने। भाजपा को सीट मिलने की उम्मीद है, लेकिन भाजपा नेता इनकार कर रहे हैं। कल भी नयाब सैनी का बयान आया था कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं कि हमें 1 सीट मिलेगी। सवाल यह है, कांग्रेस की लिस्ट की हम बात कर रहे हैं महेंद्र जी। कांग्रेस की लिस्ट की अगर बात करें, 9 सीटों पे कैंडिडेट डिसाइड होने हैं, लेकिन कांग्रेस हरियाणा क्या पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इतने धड़ों में बटी हुई है। हरियाणा के भी धड़े आप जानते ही हैं, अलग अलग। एक हुड्डा गुट है तो एसआर के गुट एक अलग काम कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने दावेदार टिकटों के लिए हैं उनसे ज्यादा अपने समर्थकों के लिए दावे जो है वो नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, इस वजह से टिकटें लटकी हुई है कांग्रेस की, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है?
हाँ, बड़ी एक दिक्कत पता क्या है, कांग्रेस का ना क्षत्रप जो संस्कृति थी कांग्रेस की, जी पहले भी कम माना जा रहा था। अगर आप कांग्रेस की देखेंगे, कांग्रेस की जो क्षत्रप पॉलिसी थी वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा कांटा बनी हुई है। कांग्रेस का जहां जो मुख्यमंत्री बनता है वो एक क्षत्रप बन के खड़ा हो जाता है, चाहे वो भजनलाल थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनको हटाया, तो चाहे अमरिंदर सिंह है पंजाब में देख लो, चाहे वो बंसीलाल थे, जो लोग भी पार्टी में पावर में रहता है, जब उससे थोड़ी सी पावर से उसको अलग किया जाता है तो वो एक क्षत्रप बन के बैठ जाता है अपने आप में। अब वर्तमान में हरियाणा के लिए भूपेंद्र हुड्डा क्षत्रप बने हुए हैं, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है, वो बार बार उनको चेतावनी देते रहते हैं। क्षत्रप के चक्कर में ही अशोक तंवर आप भाजपा में हैं, प्रदेशाध्यक्ष थे, वो लगातार ललकारते थे भूपेंद्र हुड्डा को। तो ये हरियाणा की राजनीति केवल हरियाणा में नहीं, अगर आप नॉर्थन इंडिया में कहीं भी देखेंगे तो इनकी जो ये राजनीति रही है इसी तरह की रही है। ये क्षत्रप राजनीति ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। यही हालत है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बन पा रही है। तो कांग्रेस का कारण यही है। अगर कांग्रेस का ये कल्चर खत्म हो जाता है, आपको इससे बड़ी हैरानी क्या होगी कि क्षत्रप व्यवस्था के कारण ही कांग्रेस के देश भर में जिला स्तर पे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी है जिसका अध्यक्ष तो है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन जिला स्तर पे कोई जवान, लेकिन इसमें महेंद्र जी सेना नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव तो लड़ने के लिए सेना नहीं है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक इस बार मन ऐसा लगता है कि जब फील्ड में उतर के देखते हैं तो कुछ सीटें ऐसी लगती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच भले ही छत्रप अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद मुकाबला दिखाई देता है। और यही वजह शायद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों के चयन में इतना टाइम लगाया है, हरियाणा की खासकर बात करें। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप लोग। पता क्या है, देखो हरियाणा की जहां तक संस्कृति की बात है, कांग्रेस सरकार भी क्षत्रप व्यवस्था के कारण ही बनाती रही है। आपको अगर याद होगा, आप हरियाणा की राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह अपने दम पर ही 9 सीटें ले आते थे। भजनलाल हिसार, भिवानी और जींद के आसपास की सीटों को बटोर लेते थे। तो ये एक तरीका था। शमशेर सिंह सुरजेवाला जींद पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे, वीरेंद्र सिंह जींद पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। ये लोग 8-8, 10-10 सीटें इकट्ठी करके ले आते थे और सरकार बन जाती थी। आज भी अगर आप देखोगे, हरियाणा में कांग्रेस से ज्यादा हुड्डा का प्रभाव 3 जिलों में माना जाता है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत। अगर आप कुमारी शैलजा को देखोगे तो उनका जो प्रभाव है वो अंबाला या सिरसा, क्योंकि अंबाला से वो सांसद रही हैं, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। तो सिरसा में उनके पिताजी की कर्मस्थली चौधरी दलबीर सिंह की कर्मस्थली, हाँ, सिरसा से 2 बार सांसद रही हैं। चौधरी दलबीर सिंह वहां से सांसद थे, पेट्रोलियम मंत्री बने केंद्र सरकार में, तो उनका वहां खासा प्रभाव है। अगर किरण चौधरी को लेंगे तो बंसीलाल परिवार की भिवानी में पैठ है। तो इन क्षेत्रों में अगर आप ये कहें कि भूपेंद्र हुड्डा का सिरसा में आधार है तो ये बेमानी सी बात होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सिरसा में कुमारी शैलजा खड़ी होती हैं तो उनके सामने भाजपा का उम्मीदवार जो भी होगा उसे लोहे के चने चबाने होंगे। अगर रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा मैदान में आते हैं तो ये बात भाजपा को भी पता है कि उनके पास दीपेंद्र का तोड़ आज भी नहीं है। अगर पिछली बार अरविंद शर्मा चुनाव जीत गए थे तो उसमें बालाकोट का बड़ा असर था। सर्जिकल स्ट्राइक जो केंद्र सरकार ने की थी उसकी एक बड़ी लहर थी, लेकिन आज वो लहर नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार 5 साल से सक्रिय हैं। इवन की उसने जहां कोसली के क्षेत्र में वो 74,000 वोट से हारे थे, उन्होंने वहां अरविंद शर्मा की पूरी टीम को तोड़ लिया है। चाहे वो जगदीश यादव हो या फिर वो पालावास हो, वो दोनों आज दीपेंद्र के पाले में खड़े हैं। तो अरविंद शर्मा को भी पता है कि आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। भाजपा कमान को भी पता है कि दीपेंद्र बहुत हैवीवेट कैंडिडेट हैं, इसलिए उनके सामने कभी बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है, कभी अभिनेता रणदीप हुड्डा का नाम आ रहा है, कभी अरविंद शर्मा के बदलने की बजाय तो ये कह रहा है कि जी हैवीवेट कैंडिडेट को उतारा जाएगा। अब वो कौन होगा अभी तक कुछ नहीं पता है। तो जो प्रभाव है नेताओं का, कांग्रेस के प्रभाव पार्टी कम नहीं आ सकते। तो 2 नाम तो ऐसे हैं, 2 लोकसभा सीटें तो ऐसी है जहां पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विचार भी नहीं करेगी, और जो मौजूदा सांसद है उन्हें तो चाहे गुरुग्राम की सीट है और चाहे फरीदाबाद की सीट है, 2 सीटें तो ऐसी है जहां पे लगभग एक ऐसा माना जा रहा है कि कैंडिडेट शायद बीजेपी बदलेगी नहीं, लेकिन करनाल से जो सांसद है उन्होंने विधानसभा लड़ने की इच्छा जताई है। और संजय भाटिया जी जी, और मुझे लगता है कि अंबाला में बंतो कटारिया का नाम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कुछ और नामों पर भी विचार कर रही है, ताकि जो उनको दिखाई दे रहा है कि मुकाबला इस बार जिस तरीके से होने जा रहा है उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो दो नामों पे कम से कम और विचार चल रहा है अंबाला में भी।
सिरसा में अशोक तंवर को उतारा जाए या अशोक तंवर को जो है वो अंबाला लेके आ जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। मंथन तो लगभग 2 सीटों को छोड़ के 8 सीटों पे रोहतक की बात कर लीजिए। अरविंद शर्मा को सोनीपत लेके आएंगे या अरविंद शर्मा को करनाल लेके आएंगे या रोहतक से ही दोबारा मैदान में उतारा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए भी बना हुआ है शायद। हाँ फरीद, जो मेरे पास आज के सूत्रों से खबर है, कुलदीप बिश्नोई करनाल से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि भजनलाल करनाल से सांसद रहे हैं, तो कुलदीप बिश्नोई को करनाल भेजा जा सकता है संजय भाटिया के स्थान पर। कैप्टन अभिमन्यु हिसार से भाजपा के उम्मीदवार होंगे, और ऐसी चर्चाएं हैं कि सोनीपत में अरविंद शर्मा को रोहतक से सोनीपत भेजा जा सकता है। तो तिजारा के विधायक हैं बाबा बालकनाथ, उनको रोहतक में उतारा जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद की सीट और गुड़गांव की सीट को ना छेड़ा जाए, शायद ये बात मैं मान सकता हूं कि गुड़गांव में राव इंद्रजीत हैवीवेट कैंडिडेट हैं, लेकिन फरीदाबाद में अगर आप याद करें, बंसुरी सुषमा स्वराज जी की जो बेटियां हैं जिन्हें दिल्ली से टिकट दिया गया है, वो फरीदाबाद से भी दावेदार थी, उन्होंने फरीदाबाद से भी आवेदन किया था, तो उनको दिल्ली में मैदान में उतारा गया है मीनाक्षी लेखी के स्थान पे। फरीदाबाद में भी अलग तरह की चर्चाएं हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गुड़गांव जो आप बता रहे हैं, गुड़गांव राव इंद्रजीत सिंह की सेफ सीट है। तो गुड़गांव में तो क्यों, प्रधानमंत्री ने जब रैली की थी एम्स के उद्घाटन के दौरान, तो उन्होंने मन से ही बकायदा ये कहा था कि मेरे प्रिय मित्र इंद्रजीत, तो उसी दिन साफ हो गया था कि गुड़गांव में इंद्रजीत हैवी वेट भी हैं, क्योंकि देखो गुड़गांव एक ऐसी सीट है प्रदीप भाई कि मुस्लिम हमेशा हर देश में माना जा रहा है कि भाजपा से अलग है, लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं नूह के हरियाणा की सीटों पे वैसे भी राव इंद्रजीत का जितना होल्ड है उतना शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता का है भी नहीं। देखो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है जी। तो मैं कल नूह के साथी से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम राव इंद्रजीत सिंह को वोट देते हैं, वो भाजपा के कारण नहीं, राव इंद्रजीत सिंह के कारण है। अगर वहां भाजपा कैंडिडेट बदलती है तो मेवात में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए गुड़गांव का उम्मीदवार बदलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 6 सीटों में भारी फेरबदल होगा, ये तय है। 6 सीटों में भारी फेरबदल होगा, ये बड़ी बात आपने कही है। एक ब्रेकिंग न्यूज का ये महेंद्र जी आपने एक संकेत दिया है, और अगर 6 सीटों पे कैंडिडेट बदले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही है। मुद्दे क्या रह सकते हैं इस बार, अगर कैंडिडेट बदले भी जाएंगे, सारी चीजें पार्टियां अपने हिसाब से मेहनत करके चलती भी है, उसके बाद फिर मुद्दे क्या रहेंगे पूरे स्टेट में लोकसभा चुनाव का? क्या मोदी चेहरा ही एकमात्र एक ऐसी चीज रहेगी जिससे चुनाव निकालने की कोशिश की जाएगी, या कुछ हरियाणा में अलग से पूरे देश से अलग कुछ मुद्दे रह भी सकते हैं? किसान आंदोलन है या जाट गैर जाट, जिस तरह से होता रहा है हरियाणा में। प्रदीप भाई, अगर मैं देखो, अगर राजनीति की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। अच्छी बात है, मोदी के चेहरे पर सरकार बन रही है, लेकिन ये मुझे पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन किसी एक फेस के नाम पर राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो बेटर स्थिति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, चाहे वो 2 सीटों से लेकर के सरकार बनाने तक का एक सफर तय किया है, लंबा संघर्ष किया है जनसंघ से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह विडंबना रही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी जी का फेस था, भारतीय जनता पार्टी कौन थी? आज भी यही स्थिति है, मोदी का फेस है, भारतीय जनता पार्टी कौन है? तो ये थे महेंद्र पंडित जी हमारे साथ, हरिभूमि के संपादक। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस वजह से लिस्ट में देरी हो रही है। पूरे समीकरण को आपने समझने की कोशिश की, कमेंट करके बताइए इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने जा रही है? क्या कांग्रेस की ओर से बड़ा बदलाव देखा जाएगा? मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।